जब गाजा युद्ध की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, तो ऐसे में पश्चिमी एशिया में एक बड़े युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गाजा युद्ध अपने तीसरे महीने में पहुंचने के साथ ही लेबनान, इराक, यमन और यहां तक कि ईरान तक फैल चुका है। 2 जनवरी की बात करें तो 2 जनवरी को बैरूत के हमास दफ्तर पर एक इजरायली ड्रोन हमले में सालेह अल अरोरी की हो गया और वह विदेश में रह रहे हमास नेतृत्व का उप प्रमुख था। और उसके अगले ही दिन, उसका पत्ता कटने के अगले ही दिन ईरान के केरमान में हुए 2 धमाकों में 95 लोगों की जिंदगी से पत्ता कट गया। और ये सभी लोग अल क्रूड्स फोर्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ की चौथी वर्षगांठ पर उनकी कब्र के आगे अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए थे। क्यों? भले ही इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है, लेकिन कई ईरानी इस पर शक करते हैं कि इसमें इजराइल का हाथ है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं गाजा के बिगड़ते हालात के बीच में शांति की संभावनाएं क्यों कम दिख रही है और किस प्रकार से ये आग अभी और जले और कितनों को ले डूबेगी, इसका कोई अभी कहा नहीं जा सकता। आपको बता दो 4 अक्टूबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान से जुड़े एक सैन्य गुट के प्रमुख की बगदाद में हुई डेथ की खबर की घोषणा की थी और माना जाता है कि वह गाजा की युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिकी लक्ष्यों पर हमला कर रहा था। यह हमले उस समय में हुए हैं जब लाल सागर से झगड़े जारी थे और इन्हीं हमलों के चलते हौथीस ने व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। जितने भी उसकी कारोबार इंडस्ट्रियल जहाज थे उस पर ड्रोन से हमला किया गया है, मिसाइल से हमला किया, जिसके खिलाफ अमेरिका की कठोर प्रतिक्रिया हो सकती है। और हौथीस विद्रोहियों की मांग है कि गाजा युद्ध से प्रभावित फिलिस्तीनियों को तुरंत मानवीय मदद पहुंचाई जाए और इन हमलों ने पहले से अस्थिर इस क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी। अक्टूबर की शुरुआत से ही गाजा पर इजराइल के हमले ने कई लोगों की जिंदगी को खत्म कर बर्बादी का एक दौर शुरू कर दिया है और ये सिलसिला जारी है। पिछले 3 महीनों में 22,000 से अधिक फिलिस्तीनी लोग का देहांत हो गया है, कह सकते हैं। मतलब उसमें हमले के कारण से ये बातें मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मैं इसे डायरेक्टली बोलूं तो वो शब्द सही नहीं रहेगा। अब वो डेथ हो गई है और जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। 22 हजार, इतना के बावजूद इसमें लगभग 20 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा 20 लाख लोग जो अपने घर से बेघर हैं। यह फिलिस्तीनी के इतिहास में बेघर होने की सबसे बड़ी घटना है और गाजा के इन 20 लाख से अधिक लोगों पर मानवीय संकट गहराता जा रहा है। ये देखें, अगर इस बात को समझे तो इसकी आगे कहीं शांति की संभावनाएं नहीं दिख रही, क्योंकि नेतन्याहू उकसाने की कार्रवाई कर सकते हैं। इस बात को इस तरह से समझा सकता है, दरअसल इजरायली सेना ने अपनी सैन्य कार्रवाई को वेस्ट बैंक में ही बढ़ा दिया है। लगभग 300 फिलिस्तीनी का पत्ता साफ हो चुका है और कई घर बर्बाद किए गए हैं और कई हजार को कैद में लिया गया है। इजराइल के कैबिनेट मंत्री सैनिकों द्वारा की गई इस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं और वे गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदी लोगों को बसाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात इसमें यह है कि इस निराश इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तनाव को बढ़ाने का रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि गाजा में बड़े पैमाने पर ये संख्या कमने की बात, डेथ होने के बाद, उसके बाद की उपलब्धि के नाम पर इजराइल के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये बात सामने है।
ऐसे में हमास से लड़ने की क्षमता और इस अभियान को खत्म करने के लिए अपने निश्चय के बावजूद गाजा में किसी प्रमुख हमास नेता को पकड़ा नहीं जा सकता है, जबकि जमीनी लड़ाई में हमास इजरायली सैनिकों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं इजराइल के सुरक्षा बलों ने कुछ हजार महिलाओं और बच्चों को कैद किया है ताकि हमास के नेताओं की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन अब तक इन्हें या कहें उनमें कोई असफलता या कहें कोई सफलता नहीं मिली है, उसको कोई सक्सेस नहीं मिल पाया, उसमें जो नीति जो उसकी थी, जो मंशा थी, वो पूरा नहीं हुआ, कोई सफलता नहीं। साथ ही इसके साथ यह भी चिंता जताई जा रही है कि अल अरोरी की डेथ के खिलाफ जो उसकी की गई लड़ाई में, उसके खिलाफ लड़ाई में अपनी सफलता का दावा करने के लिए यह की गई, और सालो अल अरोरी एक आसान शिकार था और भले ही समाज के नेतृत्व में प्रमुख मौजूदगी रखता था। हाल के सालों में वह बेरूत में रहकर ईरान और हिजबुल्लाह के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था, और ज्यादातर रिपोर्ट में यह माना गया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले की घटना, उसका जो हुआ था 7 अक्टूबर 2023 के हमला, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। ये ज्यादातर रिपोर्ट ये बात कहती है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि शांति की उम्मीद कम है? अब इन चीजों को आप समराइज करके अच्छे समझिए। अगर इन सभी लक्षित जो शिकार हुआ है, जो डेथ हुए हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है, जहां एक तरफ डेड हुए नेता के स्थान पर जल्दी ही किसी और को नियुक्ति कर दिया जाता है, और ऐसी डेथ आपसी दुश्मनी और तनाव को बढ़ाती है। जो शिकार किया जाता है, ऐसे शिकार दुश्मनी और तनाव को बढ़ाती है, और इस बात की चिंताजनक संभावना है कि नेतन्याहू क्षेत्रीय टकराव को बढ़ाने से परहेज नहीं करेगा। 7 अक्टूबर को राजनीतिक और सैन्य विफलताओं के कारण हुए हमले के बाद इजराइल का बात करें तो इजराइल ने सैन्य कार्यवाही के जरिए कोई सफलता हासिल नहीं की है, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुधारों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है, और इस बात की ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं कि उन पर भी गिरफ्तारी और फिर जेल में डाले जाने की कार्रवाई हो जाए। अब सवाल यह कि क्या निराश नेतन्याहू इस मौके का फायदा उठाकर फिलिस्तीनी विरोध को कुचलने और हिजबुल्लाह को मिटाने और ईरान जैसे खतरे को कमजोर करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे? सवाल तो है। लेकिन इस बात की संभावना इसलिए फिर बढ़ती है कि गाजा युद्ध के पिछले 3 महीनों में किसी भी पक्ष ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए ना ही कोई रणनीति बनाई है, ना ही कोई दृष्टि दिखाई है, ना कोई कोशिश की है, ना ही कोई एक्शन प्लान दिखाई दे रहा है। बस वो लड़ रहे हैं। आपको बता दो, इस युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या होगा यह किसी को नहीं पता। हमास को मिटाने के आक्रामक दावों और कब्जे वाले क्षेत्र में एक समुदाय के लोगों के सफाई के अलावा इजराइल ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस युद्ध से वह क्या हासिल करना चाहते हैं। व्हाट दे गेट, क्या अचीव क्या करें। यह भी नहीं बताया गया है कि युद्ध रुकने के बाद, जब ये जो करना चाह रहे हैं अगर उसको क्लियर सफाया कर दिया, युद्ध रुकने के बाद गाजा का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। वो बिछड़े लोग, घर बेघर लोग, कई उसका एक्शन प्लान फिलहाल तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि निश्चित रूप से लंबे समय तक शांति बनाए रखने की प्रक्रिया पर कोई चर्चा नहीं हो रही, और इसी वजह से गाजा में बड़ी संख्या में शिकार, डेड और नेताओं की लक्षित डेथ एकमात्र उद्देश्य बनकर आ गया कि ये इसका शिकार करो, उसका शिकार करो। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें, ये रिपोर्ट द हिंदू में छपी गई है। द हिंदू के 11 जनवरी के एडिटोरियल में ये बातें हैं। अखबार तो यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू जो हुई थी, ये एक नीति जिसकी तलाश में रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स शुरू से ही एक नीति की तलाश में रहा है। ऐसे में सऊदी अरब की भूमिका बनती है। इजराइल को पूरी तरह से राजनीतिक और सैन्य समर्थन देने के अलावा बाइडेन प्रशासन ने मानव चिंताओं पर झूठी सहानुभूति भी दिखाई है। हालांकि जमीनी स्तर पर उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ।
इस क्षेत्र में अमेरिका के दबदबे को पहले ही नकार दिया है और अब शांति प्रक्रिया में उसकी कोई प्रमुख भूमिका नहीं दिखती। वाशिंगटन में इजराइल के दक्षिण पंथियों ने सरकार को लाचार कर उसे निष्क्रिय बना दिया है। वहीं अरब के देशों की बात करें तो अरब के देशों ने तो ना तो कोई आवाज उठाई है, ना ही किसी नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। अब तक बिना किसी नतीजे की बैठकों और प्रस्तावों को जारी करने के अलावा किसी आम सहमति तक पहुंचने के कोई संकेत नहीं दिखे। ऐसे में अगर अब उन मानवों को, उन बेघरों और वहां के हालातों के मद्देनजर देखें, वहां खड़े होकर आप देखें तो आपको ये चिंताजनक विषय लगेगा। फिलिस्तीन के सीमा विवाद पर कोई रणनीति या क्षेत्र की स्थिरता के लिए कोई चिंता दिखाई नहीं दे रहा। शांति बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी अब सऊदी अरब के कंधों पर है। अब ये कैसे, आपको बता दो, इस क्षेत्र में वही ऐसी ताकत है जो दुनिया के स्तर पर अपनी बात मनवाने में सक्षम है। अमेरिकी आदेशों की अनदेखी कर सऊदी अरब ने स्वतंत्र विदेश नीति का अपनाने का फैसला किया है और इसके इस रुख को दुनिया के सभी देशों ने समर्थन भी किया। फिलिस्तीनियों के हित की रक्षा और क्षेत्र शांति के लिए सऊदी अरब को सक्रिय पहल की जरूरत है और जो अब तक दिखाई नहीं दी। इस वक्त पश्चिमी एशिया के शासकों और आम लोगों को क्षेत्र की स्थिरता के लिए साथ आने की जरूरत है। ऐसा अगर नहीं हुआ तो यह क्षेत्र युद्ध के बहाव में बह जाएगा और इतिहास में यहाँ कोई मानव जीव की आगे सबूत तो नहीं मिलेगी, सब निस्तनाबूत हो जाएगा और इसे कोई नहीं बचा पाएगा। सब क्षेत्र युद्ध की बहाव में बह जाएगा। धन्यवाद।